बता दें कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार का आम बजट पेश होगा। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। इस बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। शनिवार को राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से बजट पूर्व परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने की। इसमें खास तौर से कृषि और फूड इंडस्ट्री की बजट से उम्मीदों पर चर्चा की गई। हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने जाना कि आखिर क्या है यूनियन बजट से उनकी उम्मीदें। एक फरवरी को यूनियन बजट आने वाला है। वर्तमान परिस्थितियों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। इस बजट से उद्योग और व्यापार जगत को काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या है ये उम्मीद, आइए समझौते हैं। हमारे साथ राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के प्रतिनिधि हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता से बात करते हैं। बाबूलाल जी, क्या इन परिस्थितियों में कैसा होना चाहिए बजट? देखिए, बजट मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जब भी बजट आता है तो कुछ न कुछ तो राहत लेके आता ही है। और परंतु चूँकि इस बार केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल वापस किए हैं तो किसानों को लेकर के, मंडियों को लेकर के और मंडियों से के साथ में जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनको लेकर के कहीं न कहीं बहुत सारी राहतें इसमें रहेंगी। चाहे वो परिवहन की बात हो, चाहे वो लॉजिस्टिक की बात हो, चाहे भंडारण की बात हो, इसमें काफ़ी सारी रियायतें केंद्र सरकार लेकर आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके अलावा अगर मान लीजिए सीधी सीधी बात करूँ मैं जैसे जीएसटी की, तो जीएसटी में भी जैसे कपास है तो कपास को भी आरसीएम से मुक्त किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जीएसटी की जो तिलहन है और जो भारत में उत्पादित तेल है उसको कर मुक्त किया जाना चाहिए। इसी प्रकार तीसरी बात अगर करें तो मसालों को भी कर मुक्त किया जाना चाहिए। इनकम टैक्स की जहाँ तक बात करें तो कम से कम 5 लाख रुपए तक की लिमिट को कर मुक्त किया जाना चाहिए और जो दूसरी छूटें हैं उनमें भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अब मैं सीधी सी बात करता हूँ मंडियों की, कि मंडियों में क्या करें। मंडियों के लिए केंद्र सरकार एक ऐसा नियम लेके आए जिसमें एक देश एक मंडी टैक्स की व्यवस्था हो और जो घाटा मंडियों का हो उसकी पूर्ति केंद्र सरकार करे। इसी तरह से अगर मंडियों में की व्यवस्था की बात करें तो डोम का निर्माण किया जाए, वहीं ग्रेडिंग क्लीनिंग की व्यवस्थाएं हो, वहीं पर कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेज की व्यवस्थाएं हो और किसान के स्तर पर कम से कम ग्रेडिंग क्लीनिंग कारखाने स्थापित हों। ये इस तरह की योजनाएं केंद्र सरकार को लानी चाहिए। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम बराबर ये कह रहे हैं कि सरसों की पैदावार बढ़ाइए। पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करे सरकार? उसके लिए ये करे कि जो हमारी बरानी ज़मीन पड़ी हुई है उसको समतल करने के लिए किसानों को 80% सब्सिडी प्रदान करे। और अगर मान लीजिए उसमें औजार कुछ खरीदते हैं, कुछ और तरह की व्यवस्थाएं खरीदते हैं किसान, तो उसको कम से कम 50% सब्सिडी उनको देनी चाहिए। कि दूसरी बात यह है कि कोल्हू जैसे हम काम में लेते हैं, जो कच्ची गाड़ी की बात होती है तो उसमें 50% सब्सिडी कम से कम उस मशीन के लिए और उस चलाने वाले को कई सारी और जो कर मुक्तताएं हैं वो अवश्य देनी चाहिए। इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं सरसों के लिए चाहिए ताकि इसका प्रोडक्शन 50 लाख टन से बढ़ करके 1 करोड़ लाख टन हो और हम देश को ज़्यादा से ज़्यादा तेल राजस्थान दे सके। इसी प्रकार यहाँ की जो कपास है वो कपास करीब 17 लाख से लेकर के 20 लाख गांठ तक यहाँ उत्पादित होती है। परंतु इसके बावजूद भी यहाँ जो जिनिंग फैक्ट्रियाँ हैं उतनी नहीं है, तो जिनिंग फैक्ट्री लगाने वाले को कम से कम 40% सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए। इसी प्रकार से राजस्थान में गेहूँ के अलावा चावल बहुत पैदा होने लग गया है और चावल की स्थिति है कि यहाँ धान पैदा होता है और धान जाकर के बिकता है पंजाब में, क्योंकि समर्थन मूल्य पे खरीद यहाँ नहीं होती है। समर्थन मूल्य पे खरीद यहाँ की जानी चाहिए, क्योंकि 4 लाख टन के करीब खाद्य ये जो पैडी है वो पैदा होने लग गई है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेलर लगे, इसके लिए भी 50% के करीब सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी चाहिए। इस तरह से ये आगे व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से ये जो किसान है उसको अपनी उपज, कृषि उपज का कीमत है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। अब किसान क्यों बोए
इसके लिए ये ज़रूरी है कि उसे कहीं ना कहीं सहारा किसान को चाहिए, चाहे कर्ज के रूप में हो, चाहे सब्सिडी के रूप में हो, चाहे किसी भी तरह के रूप में हो। मंडियों को जो जहां आवश्यक हो उस तरह के उद्योग लगाने की व्यवस्था कर देनी चाहिए और ड्राई पोर्ट उनको घोषित किया जाना चाहिए। डॉक्टर मनोज मोरारका फूड ऑयल प्रोड्यूसर हैं और राष्ट्रीय स्तर के संगठन के पदाधिकारी हैं। मनोज जी, क्या होना चाहिए ऑयल इंडस्ट्री के लिए इस बजट में प्रावधान? देखिए, कोरोना ने एक बात हम सबको समझाई है कि हेल्थ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हर एक चीज़ों से ऊपर है। तो हमारा ये मानना है कि राइट टू फूड की जगह राइट टू राइट फूड हमारा हक ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। तो इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को इस बजट में कुछ इस प्रकार की पॉलिसी लानी चाहिए कि वो राइट टू राइट फूड को बढ़ावा दे। तो जैसे मैं तेल संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग 70% इम्पोर्टेड ऑयल्स पे निर्भर हो गए। इम्पोर्टेड ऑयल्स जो बहुत केमिकली प्रोसेस्ड, हाई हीटेड है और हेल्थ के लिए भी नुकसानकारी है, उसके ऊपर भी हमने आज 5% GST लगा रखा है। और जो एक लाभदायक तेल है, हेल्थी ऑयल्स है, जैसे सरसों तेल है, सिसमी ऑयल है और ग्राउंडनट जो हमारे प्राचीन तेल है, जो सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया है, रोजगार भी पैदा करते हैं, किसानों को भी अच्छी प्राइस देते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर आप टैक्स कम कीजिए, जो हानिकारक चीज़ें हैं उन पे आप टैक्स बढ़ाइए और अच्छे चीज़ों के ऊपर आप टैक्स कम कीजिए। इस प्रकार से ना ही आप सिर्फ एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, परंतु कंज्यूमर को भी एक अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। थैंक यू। तो आप मसाला इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं सर, क्या कहेंगे किस तरह का बजट होना चाहिए? स्पाइस इंडस्ट्री में हमें जो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो सैंपलिंग की है। खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रोडक्ट की जांच की गुणवत्ता की जांच के लिए नमूना लिया जाता है, लेकिन गुणवत्ता की जांच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे सैंपल को मिस ब्रांड किया जाता है क्योंकि लेबल में कुछ ना कुछ कमी रहती है और गवर्नमेंट खुद हर साल कुछ ना कुछ नियम चेंज करती रहती है और वो नियम चेंज होने की वजह से मिस ब्रांड होता है और इसके लिए भारी भरकम पेनल्टी और वकील की फीस लगती है। इसके साथ ही राजस्थान के अंदर धनिया बहुत अच्छा पैदा होता है, इसकी क्रॉप को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसे संबंधित उद्योग भंडारण के लिए और प्रसंस्करण के उद्योग लगाए जाने चाहिए, उसमें 40% की सब्सिडी दी जानी चाहिए। इसी तरह जीरा हमारे यहाँ नागौर मेड़ता बेल्ट में अच्छा पैदा होता है, इसकी क्रॉप को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इससे संबंधित उद्योगों को 40% सब्सिडी दी जानी चाहिए। एक और बाबूलाल जी हमारे साथ दाल मिल जो एसोसिएशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाबूलाल जी, क्या होना चाहिए दाल इंडस्ट्री की? दालों पे किसी तरह का टैक्स नहीं रख रखा है, लेकिन एक तलवार हमारे ऊपर लगा रखी है, मंडी टैक्स। पूरे राजस्थान में, गुजरात में या बिहार में सब जगह एक बार टैक्स देने के बाद ये टैक्स दूसरी जगह नहीं लगना चाहिए। इससे हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होता है। MP का टैक्स दो, गुजरात का दो, फिर राजस्थान का दो, तो पूरे नेशन में एक टैक्स होना चाहिए। ये मंडी टैक्स की डिमांड है, यह बार बार नहीं लगना चाहिए। दूसरा, ये आवश्यक अधिनियम के तहत बार बार कई बार ऐसे कानून लगा देते हैं कि इसकी स्टॉक लिमिट कर देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। सरकार के पास जितना भंडारण है कि यदि कुछ प्राइस बढ़ती है तो अपना भंडारण निकाले, कोई परीक्षा नहीं हो। लेकिन व्यापारी इससे परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास माल रहता है, कहाँ ले जाएगा वो? एक साथ माल को यदि मान लो बेचने का ऑर्डर कर दिया कि 1 महीने में बेचो, इसको कम करो, कहाँ ले जाएगा वो? तो कानून ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम की कानून को बिल्कुल जरूरत नहीं है सरकार। किस ट्रेड को आप रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, मैं गिरीश आचार्य हूँ, लॉजिस्टिक्स और ड्राई पोर्ट से रिलेटेड हूँ। बेसिकली असुरक्षित भंडारण की वजह से 25 से 30% जो खाद्यान्न वेस्ट होता है, तो मेन इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना चाहिए कि लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग के ऊपर, और मल्टी मॉडल मेगा लॉजिस्टिक पार्क होने चाहिए जिससे कि वो रेल से भी लिंक हो और रोड से भी लिंक हो, और ये होने चाहिए उस जिलेवार के हिसाब से। और भंडारण प्रॉपर होगा तो वो जो 30% वेस्टेज है वो बच जाएगा। उस वेस्टेज से हमारे पास में जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो या लोकल कंजम्पशन है वो भी उसमें सहायता होगी। तो इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स अगर आते हैं तो उनके लिए एग्रीकल्चरल वेयर हाउसिंग या इससे रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री प्राइवेट प्लेयर्स आए तो एक अच्छी सी सब्सिडी दे जिससे कि लोग बाग उसमें प्रोत्साहित होकर इसमें और अपना इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। आप बताइए सर, क्या होना चाहिए? मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि एक तो इनकम टैक्स की लिमिट 2.5 लाख से 5 लाख करें,
टीसीएस को तुरंत समाप्त करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जो ये छूटें प्रदान कर रखी हैं उसको 3 से 4 लाख रुपए तक की व्यवस्था बनाएं और फार्म को सरल करें, इनकम टैक्स के फार्म को। और अपना ये आयकर की जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की जो तारीख है ऑटोमेटिक एक्सटेंड होनी चाहिए। जैसे पैंडेमिक रहा अभी बीच बीच में तो बार बार, पर वो तारीख निकल गई उसके बाद एक्सटेंड किया तो ये बहुत टेंशन वाला काम हो जाता है। इसकी बजाय इसको पहले से ही ऐसा सिस्टम डिराइव कर दिया जाए कि ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाए। तो यहाँ इस परिचर्चा में बहुत ही व्यवहारिक सुझाव आए हैं। अब देखना होगा कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट प्रस्तावों में इन कितने सुझावों को समाहित कर पाती हैं। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ बीके शर्मा, A1 TV